चैलेंजेस तो थे ही लेकिन सबका सपोर्ट रहा तो हो गया। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने अपनी बीमारी को कभी मेरी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वो खुद का ख़्याल खुद रखते थे। फिर भी एक दिमाग में तो चलता ही है। वो मेंटल प्रेशर तो था ही। जैसे 2018 में जब डायग्नोज़ हुआ था, तो वो वाला अटेम्प्ट मेरा ख़राब हो गया था एक्चुअली। उसी टाइम डायग्नोज़ हुआ और उसी टाइम एग्ज़ाम होने थे। तो थोड़ा उस टाइम डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा। फिर धीरे-धीरे चीज़ें सामान्य हो गई। हमें भी उस चीज़ की आदत हो गई कि अब इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। जॉब भी करते, घर का काम और फिर ये तैयारी, हाँ, एक तीनों को आप एक साथ कैसे मैनेज करते थे? फैमिली सपोर्ट भी था। अपनी जॉब पक्की है। ये श्योर था कि फाइनल लिस्ट में अपना नंबर आएगा। लेकिन क्या रैंक बनेगी ये सब नहीं पता था। अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि अब ये तो बड़ा पेपर है और यहाँ इंटरव्यू मैनेज होता है, बड़े पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा आपके आसपास के लोगों ने कहा? अब ये सारी भ्रांतियाँ तो चलती रहती है और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हो तो भगवान भी आपको सपोर्ट करता है। इन 7 सालों में कभी आपको लगा हो कि बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी मैं? नहीं, कभी नहीं लगा? ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। मैं चाहता हूं कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप एक मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं ये मैसेज दूंगी, एक तपस्वी की तरह कठोर साधना के बाद हासिल होने वाली सफलता का स्वाद ही कुछ अलग होता है। सफलता का यह स्वाद ज्योति छंगानी जैसे कर्मठ और पॉजिटिव ऊर्जा से लबरेज व्यक्ति ही चख सकते हैं। कांटों की डगर पार कर आरएस बनी ज्योति छंगानी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन का जानदार सिंबल है। शादी के बाद सपनों को जिंदा रखा, परिवार संभाला, बच्चों को पाला पोसा, साथ ही महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक की नौकरी की, घर में चूल्हा चौका भी किया। बावजूद इन सब के ज्योति ने हार नहीं मानी। रोजमर्रा में इतनी व्यस्तता के बाद दिनचर्या में तालमेल कुछ ऐसा बिठाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल लिया। अक्सर ऐसी स्थितियों में इंसान मानसिक रूप से परेशान भी हो सकता है, लेकिन ज्योति छंगानी ने धारा के विपरीत नौका चलाई और दरिया पार कर लिया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है आरएस 2021 में 212 रैंक प्राप्त ज्योति छंगानी। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। ज्योति जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपका अभी आरएस 2021 में चयन हुआ है, रैंक आई है 212। जी सर। आपकी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन में मैंने बीए किया, उसके जी। बाद एमए और फिर मैंने बीएड कर रखा है। एमए मैंने संस्कृत में किया है। बाकी पूरी मेरा जो एकेडमिक्स है वो पूरा बीकानेर से ही हुआ है। अच्छा, मीडियम हिंदी रहा? हाँ, मीडियम हिंदी रहा। स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग यहीं बीकानेर में ही नालंदा पब्लिक स्कूल से मैंने 10th किया। जी। उसके बाद में मैंने अरविंद बाल मंदिर से 12th किया। आर्ट्स सब्जेक्ट से? आर्ट्स से। सब्जेक्ट क्या थे उस समय? सब्जेक्ट थे हिंदी, संस्कृत और होम साइंस। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बिन्नानी कॉलेज से किया और फिर बीएड किया था दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से, वो भी बीकानेर से ही, और एमए नॉन कॉलेजिएट किया था। ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट यही थे? ग्रेजुएशन में मैंने होम साइंस की जगह म्यूजिक ऑप्ट कर लिया था। अच्छा, हिंदी और संस्कृत रहे? हाँ, और म्यूजिक ले होम लिया साइंस की जगह म्यूजिक ले लिया था। तो आपको गाना गाना आता है? हाँ थोड़ा बहुत। अब नंबर की यदि बात करें, स्कूलिंग के नंबर कैसे रहे आपके? मेरे 10th में 77% रहे, 12th में 72%, ग्रेजुएशन में 75%, बीएड में 72 अराउंड, उसके बाद में पीजी में भी 66-67%। तो आपने बीएड इसलिए किया कि मुझे टीचर बनना है? हाँ, शुरुआत में यही सोचा था कि एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी टीचिंग लाइन में, लेकिन फिर बाद में तैयारी वैयारी की तरफ गए नहीं। उसमें गए क्यों नहीं? एक बार एक जॉब आ गई थी, ये वाली अभी वाली जो जॉब मैं कर रही हूँ, तो फिर मेरा यूँ इंटरेस्ट कम हो गया कि नहीं, अपन तो कुछ और करेंगे। जी। अभी क्या जॉब कर रहे हैं आप? अभी मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ये कब लगे आप? 2010 में। तो इसका क्या कोई एग्जाम हुआ था? नहीं, ये
मेरिट बेस पे भर्ती थी 2010 के टाइम में। जैसे जो मार्क्स थे उसके आधार पे 80 नंबर में से एनालिसिस हुआ और उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था 20 मार्क्स का। जी। उसके बाद जैसे 300 समथिंग पोस्ट थी, उस टाइम मेरी 161 रैंक थी उसमें, तब सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, 2010 की बात है ये। 2010 से आप कंटिन्यू कर रहे हो। जी। तो फिर कब जचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है या आरएएस बनना है? मैंने सबसे पहले 2016 में स्टार्ट करी थी तैयारी, जब मैं खाजूवाला पोस्टेड थी। तो वो थोड़ा होता है कि आप जब प्रशासन के संपर्क में एक बार जॉब आने के बाद तो थोड़ी ढिलाई हो जाती है, अपन लेथार्जिक हो जाते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन फिर जब प्रशासन के संपर्क में आए तो सोचा कि एक टाइम पे अपन ने सोचा था, जब अपन 12th में थे तब सुना था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर 2016 से मैंने स्टार्ट किया। उससे तब पहले से। कुछ नहीं किया? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं किया। जॉब आ गई थी 10 में, फैमिली लाइफ चल रही थी बस। तो आपकी शादी कब हुई? 2010 में ही हुई थी। अच्छा, शादी भी 2010 में हुई? हाँ। तो ये जॉब 10 में शादी से पहले हुई या बाद में आई जॉब? जॉब बाद में आई, फरवरी में मेरी शादी थी और जुलाई में जॉब आई। जी। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया, 2016 तक कंप्लीट पढ़ाई छोड़ दी, हाँ बिल्कुल। केवल जॉब पे ध्यान था। हाँ, जॉब पे ध्यान था, फिर बच्चा हो गया, फिर फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं इस जर्नी की बात करूंगा कि आपने 2016 में शुरू की। जी। उस समय कहाँ से शुरू किया? आपको लगा नहीं कि अब मैं शुरू कहाँ से करूं, मेरे को तो गैप आ गया एक मेरा लंबा। गैप तो था, लेकिन मुझे ये था कि करना तो यही है अपने को अल्टीमेटली। बीच में जैसे कई बार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती, कई बार सेकंड ग्रेड की आती, तो घर वाले कहते भी थे कि इधर थोड़ा ध्यान दे लो, लेकिन मेरा उधर इंटरेस्ट बना ही नहीं, करना यही था। उसके बाद में मैंने यहाँ अमित सोनी सर के यहाँ ज्वाइन किया था। तो वहाँ से एक लाइन मिल गई मेरे को, वहाँ पे मतलब पूरा 1 साल मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके रखा। तो पता चल गया कि इस एरिया में अपने को यहाँ पढ़ाई करनी है, ऐसे-ऐसे करनी है। उसके बाद स्टार्ट किया। आपने एजुकेशन लीव लिया या उसके साथ साथ किया? नहीं, साथ-साथ ही किया। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं ली? छुट्टी मतलब एट द एजुकेशन टाइम के- ऑफ एग्ज़ाम लेती थी मैं, जैसे जो हमारे पीएल होती है, वो ले लेती थी जब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। उससे पहले कोई तैयारी के लिए कोई छुट्टी तैयारी नहीं? के लिए कोई छुट्टी नहीं ली। तो घर का काम आप खुद ही करते थे या कोई सर्वेंट वगैरह रखा नहीं, था? खुद ही किया सब कुछ। अच्छा, सारा खुद किया? बिल्कुल। जॉब भी करते, घर का काम और फिर ये तैयारी, हाँ, एक तीनों को आप एक साथ कैसे मैनेज करते थे? फैमिली सपोर्ट भी था, मदर इन लॉ सपोर्टिव थी। उधर से जैसे बच्चा छोटा था तो पेरेंट्स सपोर्ट करते थे। वो रख लेते थे जितने टाइम मैं कोचिंग वोचिंग जाके आती थी तब तक। और जॉब में भी मेरे को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा स्टाफ मिला हमेशा, तो वो भी कोऑपरेटिव रहे। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा। पहले अटेम्प्ट में क्या रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हो पाया था मेरा। प्री क्लियर कर लिया था? हाँ, प्री दोनों टाइम ही क्लियर हो गया था, मेंस अटक गया था पिछले दोनों बार में, 16 में भी और 18 में भी। और 21 में तीनों हो गया ऐसे? हाँ, 21 में तीनों हो गए। अच्छा, आपको लगा नहीं कि मेरी रैंक थोड़ी सी नीचे आ गई है, थोड़ी सी और उसको ठीक करती, मैं इसको और ऊपर आती है रैंक तो अच्छा रहता? हाँ, थोड़ा जब मार्कशीट आई तो मुझे लगा कि थोड़ा और इसमें जो 4th पेपर था मेरा, उसमें मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। जैसे उसमें हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो मुझे लगा कि इंग्लिश ने मुझे कहीं लैग किया है। मेरा लगभग 10 मार्क्स का पोर्शन जो था वो थोड़ा इधर-उधर हो गया था इंग्लिश वाले पार्ट का। बिकॉज़ ऑफ हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो हमें वैसे ही डर लगता है इंग्लिश है। पेपर का फ़ोबिया थोड़ा होता ही है। और उसका नुकसान आपको एग्जाम में हुआ? 10 मार्क्स का मैं मानती हूँ कि उस पेपर में 10 मार्क्स का गोल हो गया मेरे। अच्छा, पेपर छूटा है या पूरा किया आपने? पेपर छूट ही गया था वो। हाँ, 4th पेपर एक में। ही छूटा? हाँ, बाकी उसका नहीं छूटे? नहीं, बाकी कुछ नहीं छूटा। और छूट भी इसलिए गया क्योंकि आ नहीं रहा था, उसमें बहुत सोचना पड़ रहा था मुझे। टाइम पूरा हो गया? टाइम पूरा हो गया। अगर मैं अब वो नहीं आ रहे उस पे अगर आप ज़्यादा रुकोगे तो जो आ रहे हैं वो छूट जाएँगे। मेंस का जब रिजल्ट आया तो आपको था कि मैं मेंस क्लियर कर रही हूँ इस बार? बिल्कुल, इस बार मैं श्योर थी। और पिछले दोनों अटेम्प्ट में? पिछली दोनों बार भी कॉन्फिडेंस तो था मुझे, लेकिन जैसे ज़्यादा मार्क्स का मार्जिन नहीं रहा था। एक बार 8 मार्क्स कम रहे थे और एक बार लगभग 12 मार्क्स कम रहे थे मेरे। इस बार आप वेरी कॉन्फिडेंट थे? इस बार मुझे ये था कि अपनी जॉब पक्की है। ये श्योर था कि फाइनल लिस्ट में अपना नंबर आएगा, लेकिन क्या रैंक बनेगी ये सब नहीं पता था। इंटरव्यू देने आप गए तो बोर्ड किसका था इंटरव्यू में? संजय श्रोत्रिय सर का बोर्ड था। कैसे थे वो? अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे।
मेरे साथ तो बहुत अच्छा गया उनका इंटरव्यू। अच्छा, कितने मिनट का हुआ इंटरव्यू? लगभग 22 से 25 मिनट चला था। आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए वहाँ? पहले उन्होंने मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किए, फिर जैसे मैंने एमए संस्कृत में किया है तो संस्कृत के कुछ एपिक्स वगैरह पूछे, संस्कृत के श्लोक पूछे। फिर एक श्लोक दे करके उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से लिया गया है। उसके बाद में जैसे मेरी जॉब पहले खाजूवाड़ा वगैरह रूरल एरियाज़ में रही हुई है, तो उन्होंने पूछा कि जैसे गाँव की समस्याएँ क्या है, अभी हमारे डिपार्टमेंट की जो योजनाएँ चल रही है, उनका ग्राउंड लेवल पे इफ़ेक्ट क्या है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा, सिचुएशनल सवाल भी करते हैं? हाँ। आपसे ऐसा सवाल किया? नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि जैसे उन्होंने मेरे से ये पूछा कि जैसे कोई बच्चा जस्ट बर्थ किया है, तो आप उसको क्या फूड दोगे मतलब? तो उसमें वही था कि हम ब्रेस्ट मिल्क जो देते हैं और फिर 6 महीने तक उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो ये था कि मान लो आप कहीं हो और कोई बच्चा जस्ट डिलीवर हुआ है तो क्या करोगे? बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशनल कोई क्वेश्चन नहीं था। जी। जो बोर्ड में अन्य लोगों ने भी कुछ सवाल किए होंगे आपसे? हाँ। उन्होंने किस प्रकार से किए? न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके ज़्यादा थे। एक जो मैडम बैठी थी, वो कोई उन्होंने मेरे को बताया कि मैं 5 लैंग्वेजेस जानती हूँ। अच्छा। उनमें से संस्कृत भी एक है। तो उन्होंने पूरा संस्कृत पे पूछा। अदर जो मेंबर थे उन्होंने न्यूट्रिशन पे ले लिया था। एक जो मेंबर थे उन्होंने मेरे को वुमेन्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ है, जैसे अभी तलाक का इश्यू चल रहा था, तो उन्होंने उस पे पूछा कि जैसे तलाक के रीज़न्स क्या हैं? आपको क्या लगता है कि महिलाएँ डोमिनेट करती हैं इसलिए तलाक ज़्यादा हो रहे हैं? ये क्वेश्चंस थे। और संजय सर ने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, भाषा कौन-सी चली? हिंदी। प्रॉपर? नहीं, मिक्सअप था। मिक्सअप था। हाँ। तो जो संस्कृत जानने वाली जो मेंबर थे, हाँ। उन्होंने भी हिंदी में बात करी आपसे? हाँ, बात हिंदी में ही करी उन्होंने। आप उनके चेहरे से आपको लगा कि मेरा इंटरव्यू ठीक गया है? हाँ, मतलब लास्ट में वो लोग हैप्पी थे, सैटिस्फाइड थे, हैप्पी थे। कितने नंबर मिले आपको इंटरव्यू में? 66। अरे वाह! नंबर तो बहुत जोरदार मिले आपको। थैंक अच्छा, यू। आपने ऐसा सुना है कि अब ये तो बड़ा पेपर है और यहाँ इंटरव्यू मैनेज होता है, बड़े पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा आपके आसपास के लोगों ने कहा? अब ये सारी भ्रांतियाँ तो चलती रहती है, लेकिन मैंने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, लेकिन 800 नंबर तो हमारे हाथ में है, तो हम उनमें तो मैक्सिमम स्कोर कर लें, बाकी 100 में से जो आएँगे वो देखा जाएगा। जी। लेकिन इन बातों में 100% सच्चाई नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। एक सामान्य तौर पर एक धारणा बनी हुई है कि भई आप किसी बड़े एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ तो बैग चलेगा, एक नोटों की गड्डियाँ चलेगी वहाँ। तो ऐसा नहीं, मेरे साथ आपने ना सोचा? ये मुझे लगता है ऐसा सोचने से नेगेटिविटी भी आती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आती है। फिर क्या है हम खुद ही सोच लेते हैं कि इतना हम कैसे मैनेज कर पाएँगे, होगा नहीं। तो उन 100 नंबर के चक्कर में वो 800 और खराब कर बैठते हैं हम। हाँ, ये एग्जाम प्रॉपर नहीं दे पाता। हाँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और जितने भी मेरे सराउंडिंग्स के सिलेक्शन हुए हैं, उन्होंने भी कभी मेरे को ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया कि ये करो, वो करो, नहीं। जैसा है फेयर तरीके से करो और फेयर तरीके से दे के आ जाओ। जिसके तुम काबिल हो वो आपको मिल जाएगा। जी। और मुझे हमेशा से ही लग रहा था कि मेरे को 65 से 70 मार्क्स अगर मिलते हैं ना, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और मुझे इतने मिलने चाहिए। मुझे 65 टू 70 का रेशियो मुझे लगा कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, तो उतने ही मिले मेरे को। ज्योति, आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू में नंबर बहुत अच्छे मिले, उसका कारण जो वर्तमान में मैं जॉब कर रही हूँ, हाँ, ये है? हाँ, आपको लगा ऐसा? बिल्कुल। जैसे जब इंटरव्यू की नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो जॉब में नहीं होते, वो जब तैयारी करते हैं ना, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टाइम लग जाता है। मेरे साथ ये समस्या नहीं हुई, क्योंकि जैसे हम लोग जॉब में हैं, तो कई बार क्या होता है, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। बहुत बार हमारे कैंप्स होते हैं, उनमें हमें माइक पकड़ा देते हैं कि जाओ और अपनी विभाग की जो योजनाएँ हैं, उनके बारे में आप बता कर के आओ सबको। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस वाला तो कोई इश्यू रहा ही नहीं। तो वहाँ पे अपन प्लस में हो गए। अच्छा, प्रशासन को भी फेस करते हो, हाँ, पब्लिक को भी करते हो, बिल्कुल। तो ये चीजें आपके सपोर्टिव रही। हाँ, अभी आपका कहाँ जाने का इरादा है? क्या ये आपका अंतिम पड़ाव है? नहीं, मैं इस बार फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और मैं मेंस की तैयारी करूँगी वापस। एसडीओ बनना है आपको? इच्छा तो वही है। अमित सोनी सर के यहाँ ऑफलाइन क्लास लिया आपने, जी सर। ये बात है 2016 की। हुँ, आपका सिलेक्शन हुआ है 2021 में
और रिजल्ट आया है 2023 में। करीब 7 साल हो गए। जी सर। इतनी लंबी जर्नी, आपने कंसिस्टेंसी कैसे रखी? इसमें सर जो इनर मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा काम करता है। आप बाहर से गाने सुन के या लोग कह रहे हैं उससे मोटिवेट बहुत कम टाइम तक रह पाते हैं हम लोग हाँ, इतने मोटिवेटेड। लंबे समय तक हाँ, नहीं रह पाता। तो आपका अंदर से वो होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, जुनून होना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा जो गोल है ना, मैंने उसको आप यूँ कह सकते हैं जैसे एक लड़की अपने लव को ट्रीट करती है, मैंने उसको वैसे ट्रीट किया है। गोल को। हाँ, कि मुझे उसको पाना है। आप जब चीज़ों को ऐसे मन से चाहते हो तो वो मिलती है आपको, फिर उसमें बोरियत भी नहीं महसूस होती। हाँ, क्योंकि आपने तो बड़ा चीजें मैनेज करी है सारी की सारी। जैसे मेरे जानकारी में ये भी आया कि आपके हस्बैंड की दोनों किडनियां खराब है, जी। उसको भी आपने मैनेज किया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी सर। मुझे पता है ये भावुक पल है एक तरह का, हुँ। और इस परिस्थिति से जो गुजरता है उसी को ही पता चलता है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। फिर उस परिस्थिति से गुजरते हुए बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, जॉब को संभालना और फिर तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग काम है। चैलेंजेस तो थे ही लेकिन सबका सपोर्ट रहा तो हो गया। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने अपनी बीमारी को कभी मेरी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वो खुद का ख्याल खुद रखते थे। फिर भी एक दिमाग में तो चलता ही है। वो मेंटल प्रेशर तो था ही। जैसे 2018 में जब डायग्नोस हुआ था, तो वो वाला अटेम्प्ट मेरा खराब हो गया था एक्चुअली। उसी टाइम डायग्नोस हुआ और उसी टाइम एग्ज़ाम होने थे। तो थोड़ा उस टाइम डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा। फिर धीरे-धीरे चीज़ें सामान्य हो गई। हमें भी उस चीज़ की आदत हो गई कि अब इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखना बड़ा टफ होता है, तो आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि हम बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हो तो भगवान भी आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अमित सोनी, मैं वापस थोड़ा सा उस पर आऊंगा, पढ़ाई पर। अमित सोनी के यहाँ आपने ऑफलाइन क्लास ली, उसके बाद में आपने कहीं टेस्ट सीरीज या कहीं और कोई क्लासेस ली? जी सर, मैंने अभी 2021 में स्प्रिंग बोर्ड का ऑनलाइन कोर्स लिया था और साथ में भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो सोनी जी के यहाँ से तो मुझे एक बेस मिल गया। उसके बाद में तैयारी थोड़ी एनहांस हो गई स्प्रिंग बोर्ड के कोर्स से। स्प्रिंग बोर्ड का कोर्स क्योंकि मैं जयपुर जा नहीं सकती थी, तो फिर अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऑफलाइन बैठ के अगर करोगे तो ही अच्छी हो पाएगी। तो फिर भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ये चीजें सारी एक साथ चली। हाँ, सब एक साथ। 2016 के बाद में सीधी 2021 में लिया? हाँ, इसके बीच में आपने सेल्फ तैयारी की? इसके बीच में सेल्फ तैयारी करी। अच्छा, हम कोर्स की बात करें तो आपने क्या पढ़ा? मतलब कोई बच्चा ये जाने कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, एक नया बच्चा है जिसको तैयारी करनी है। जैसे आप जॉब लग गए जी। 2016 में, सीधे आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। आपने प्रशासन एसडीओ को देखा होगा, आपने कलेक्टर को देखा, डिवीजनल कमिश्नर को देखा, तो आपने सोचा मुझे भी अफसर बनना है। तो आपने जब शुरू की इस एग्जाम के लिए, तो आपने कैसे शुरू की? मटेरियल क्या था आपके पास? जैसे सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो हम राजस्थान बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, ये आपका बेस है, ये तो तैयार होनी चाहिए। 10th तक की या 12th तक की? 12th तक की। जी। 12th तक का लेवल आप मान के चलो। जो सब्जेक्ट आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं आरपीएससी के, उनको आप करो। और उसके बाद में कोई भी एक कोचिंग के हम नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोनी जी के करे, उसके बाद में स्प्रिंग बोर्ड के रेफर किए। तो वो एनसीईआरटी प्लस स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, अगर इतना कवर हो जाता है तो उसके बाद आप बड़ी किताबों की तरफ जाओ। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, बर्नवाल हो गई, मैंने जो पढ़ी थी। जैसे जहाँ मुझे लगता कि यहाँ इसमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको रेफर कर लिया। जियोग्राफी के लिए जैसे बर्नवाल हो गई, हरिमोहन सक्सेना है राजस्थान जियोग्राफी के लिए। तो ये सारी बुक्स है। मुझे लगता है कि एक बार आप बेस तैयार करो पहले, उसके बाद चीज़ें ऐड ऑन करते जाओ तो आपका ये बेस तैयार कब हो गया था? मुझे लगता है मैंने जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे उसमें एक बेस मिल गया था मेरे को 2016 और 18 में। उसके बाद जब मैंने
21 में तैयारी करी तो मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो करीब बेस तैयार होने में आपको करीब 2 साल लगे। 2 साल, हाँ। 21 में आपको ज्यादा नहीं लगा कुछ हाँ। मेहनत, मतलब वो चीजें क्या है, थोड़ी जल्दी आपको रिकॉल होती चली जाती है। आपने उसको और शार्प किया। हाँ। तो फिर ये बड़ी किताबें पढ़नी शुरू करी। हाँ। करंट्स के लिए आपने क्या किया? करंट के लिए जो डेली न्यूज़पेपर है, जैसे पत्रिका और भास्कर, ये 2 और प्लस क्रोनोलॉजी, इन 3 को मैंने रेफर किया था। ये कंप्लीट पढ़ते थे आप? हाँ, बिल्कुल। न्यूज़पेपर कभी मिस नहीं किया। और फिर उसको पढ़ने के बाद में भी हम क्या है, भूल जाते हैं चीज़ों को। तो उसको पढ़ते ही आप नोट डाउन कर लो जो चीज़ आपको लग रही है कि हाँ, ये काम किए, उस हिसाब से। जैसे मेंस के लिए जो एडिटोरियल्स आते हैं, वो ज़्यादा काम के होते हैं, जबकि प्री के लिए जो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो काम की होती है। तो नोट्स बनाते थे आप बराबर? हाँ, नोट्स बराबर। नोट्स आपने खुद बनाए सारे? बिल्कुल। अच्छा, उसका कुछ क्राइटेरिया रखते थे आप कि मुझे नोट्स में क्या बनाना है ताकि मैं रिवीजन करूं तो मुझे समय ज़्यादा नहीं लगे? उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए सर, जैसे एग्ज़ाम में जब 1 महीना, 1.5 महीना रह रहा था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करने शुरू करे। शॉर्ट नोट्स तब बनाने चाहिए जब आप कम से कम 2 बार रिवीजन ले चुके हो। मतलब 1 बार आप कोर्स कर चुके हो और 1 बार उसको रिवाइज़ कर। फुल रिवीजन 2 बार? हाँ, मतलब 2 बार आप सिलेबस टच कर चुके हो। जी। 1 बार कंप्लीट टच कर लिया और 1 बार रिवीजन हो गया। हाँ। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। तब आपको पता रहता है कि कौन-सी चीज़, कौन-सा पॉइंट मैं बार-बार भूल रही हूँ। तो बस उस हिसाब से वो शॉर्ट नोट बन जाते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? मॉक इंटरव्यू दिए? हाँ, बिल्कुल दिए थे सर। कहाँ दिए? वहीं जयपुर स्प्रिंग बोर्ड में ही दिए थे। अच्छा, आप जयपुर गए थे? हाँ, मॉक देने के लिए मैं गई थी जयपुर। वो 1 डे ही होता था। अच्छा, कितनी बार दिया आपने? मैंने एक ही बार? नहीं, 3 से 4 मॉक्स दिए थे मैंने। अच्छा, उस मॉक से आपको क्या लगा? मॉक से वहाँ पे जो पैनल बैठा होता था, वो आपकी कमियाँ पॉइंट आउट कर देता था कि जी। अब आपको इस एरिया में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो गलतियाँ होनी होती है वो वहीं हो जाती है। एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, वो सब वहाँ हो गया। थोड़ा औपचारिक तरीके से जाना पड़ता है आपको वहाँ पे। मदद मिली वहाँ? हाँ, बिल्कुल। यदि आप सीधे इंटरव्यू में जाते, मॉक इंटरव्यू नहीं देते, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप में कमी रहती? मुझे लगता है कि जो थॉट प्रोसेस है हमारा, जी। वो इफ़ेक्ट हो जाता। भई जैसे सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है तो उसी टाइप का आंसर, क्रिस्प आंसर निकलना चाहिए ऑन दैट पॉइंट। अगर मैं मॉक नहीं देती तो शायद ये हो सकता है। आप बैठने का, उठने का, चलने का तरीका तो फिर भी 2-4 दिन में सीख सकते हो। लेकिन ये थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना थोड़ा-सा मॉक से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये फ़ायदेमंद रहा। हाँ। नहीं, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल की बात यदि आपने कही, तो जब आप वेटिंग हॉल में थे, जी। तो उस समय आपकी धड़कनें बढ़ी? थोड़ी-सी नर्वसनेस थी, लेकिन मैं बहुत कूल रही, बहुत काम रही। हाँ। मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जैसे जब आप हॉल में बैठे हो तब तक तो आपको पता ही नहीं है कि किसका बोर्ड है। आप जब बोर्ड के बाहर जाकर के जब वेट करते हो, जब आपसे आगे एक मेंबर है, एक पीछे मेंबर है, बस वो 3 ही जने होते हैं आपके पास। जी। तब पता चलता है कि बोर्ड किसका है। तो उस टाइम में अगर आप हावी कर लोगे कि नहीं, चेयरमैन सर का बोर्ड है, अब तो पता नहीं क्या होगा, तो वो किरकिरी हो जाती है। लेकिन मैंने खुद को बहुत काम रखा और मुझे डर लग भी नहीं रहा था। और फिर अच्छा गया इंटरव्यू। अच्छा, इसका एक कारण ये भी है कि ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी जॉब तो है ही और मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, तीसरा चौथा और दे लूंगी। ये एक काम रहने का ये भी एक तरीका है। तरीका तो है, लेकिन मैं इसलिए कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो डेफ है, जी। मेरा डेफ बहुत लिमिटेड है। जैसे मान लो अगर आप जॉब में नहीं हो, तो उनके पास बहुत खुला एरिया होता है पूछने के लिए। अच्छा, आप जॉब में हो तो उससे रिलेटेड पूछेंगे? नहीं, ये फिक्स भी नहीं है, मोटा-मोटी लेकिन एक्सपेक्टेड यही होता है। हाँ। एक्सपेक्टेड यही होता है कि वो आपकी जॉब पे जाएंगे ही जाएंगे। हम्म। वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर जॉब है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बशर्ते कि वो जॉब उनको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। अच्छा, ये फ्लेक्सिप योजनाएं पूछती है सरकार वाली? हाँ। पूछा आपसे कुछ? हाँ, हमारे जैसे हमारे डिपार्टमेंट ही चलाता है एक उड़ान योजना। हाँ। वो योजना पूछी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा। लेकिन उनके पूछने का तरीका भी जैसे फैक्चुअल नहीं होता। वो आपसे फैक्ट्स नहीं पूछेंगे। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हो? लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? इसमें समस्याएं क्या आ रही है? और आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय करोगे?
इस टाइप के क्वेश्चंस थे। फैक्ट्स वाला काम प्रीलिम्स में खत्म हो जाता है। ज्योति, आपकी जर्नी बहुत लंबी है। इन 7 सालों में कभी आपको लगा हो कि बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी मैं? नहीं, कभी नहीं लगा? ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। आई विल डू। क्योंकि मुझे करना ही था। तो कभी ससुराल वालों ने कहा हो कि अब बहुत हो गया? नहीं। कब तक पढ़ोगे? जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे क्या? अब कहने वाले लोग कह देते हैं, लेकिन मेन जैसे एक अगर आप मैरिड लाइफ में हो और आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ते रहो, बाकी लोगों का क्या है। आप सोशली सारे अटेंड करते थे प्रोग्राम? बिल्कुल, सारी शादियां। अच्छा, एक भी नहीं छोड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो फिर एक एक चलती है बात की भाई शादी के बाद एक महिला पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसके पास 2 घरों की जिम्मेदारी होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और जो शादीशुदा है वो जॉब में है तो फिर उसके लिए तो और टफ हो जाता है। थोड़ा टफ तो था मैटर, लेकिन जैसे मेरी जो जॉब है उसमें भी जो टाइमिंग है वो जैसे सिटी में पोस्टिंग होने के बाद में मैं थोड़ा सा इजी हो गई थी। जब गांव में थी तब तो मेरे को जाने आने में टाइम लग जाता था, या फिर वहाँ मान लो स्टे भी करना पड़ा तो वो डिस्टर्बेंस रहता है। सिटी में जॉब होने के बाद इजीनेस ये हुई कि आपने अपना काम किया और उसके बाद में आप 5 बजे आप घर होते हो, तो 5 बजे से लेकर के शाम तक का टाइम मेरे पास होता था। उसके बाद में जैसे फैमिली में भी है तो मदर इन लॉ का भी सपोर्ट रहा, तो हो गया। मदर इन लॉ गृहिणी है? हाँ। पढ़ी लिखी है? हाँ। ससुर जी? ससुर जी एक्सपायर हो गए मेरे। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरी मम्मी पापा, एक भाई एक बहन है, और इधर इन लॉज में है तो मदर इन लॉ है और हस्बैंड है। एक सिस्टर इन लॉ है, वो मैरिड है। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे IGNP में थे, वो Retired अभी हो गए? रिटायर्ड हो गए। हाँ। आपके जीवन की कोई ऐसी मार्मिक घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? 2018 की बात है, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे अहमदाबाद के, और तब हमें पता चला था कि भाई इनकी दोनों किडनीज जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो मैं इनके सामने जाकर के रो भी नहीं सकती थी। वहाँ एक गैलरी थी, मैं उस गैलरी में गई, सामने बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें एक बच्चा था जिसके स्कूल का बैग टंगा हुआ था, और मुझे ये सोच के आंसू आ रहे थे कि ये समस्या तो हो गई, लेकिन मैं अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर पाऊंगी। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे आपने पूछा ना कि आपको कभी लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत हो गया वाली फीलिंग नहीं आई, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, अब यूं नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस नहीं रहेगी अब। तो उस टाइम वो बस मेरे आंसू थे, और पता नहीं मुझे लगा मेरा सपना खत्म हो जाएगा अब। फिर उस जज्बे को आपने बरकरार रखा उस दिन, मतलब उस दिन भी अपने आप को कमजोर नहीं किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ जाती तो मेरी पूरी फैमिली कमजोर पड़ जाती। उस दिन सबसे पहले आपको पता चला या हस्बैंड को पता चला? पहले मुझे ही पता चला था, मैंने ही जाकर के उनको बताया, उनको संभाला, और उसके बाद में हम दोनों ने मिलके फेस किया सारी चीज। जब आपका रिजल्ट आया उस दिन पति ने क्या बोला? बहुत खुश थे वो। मतलब वी डिड इट टुगेदर एक्चुअली। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती है, इसमें मेरे हस्बैंड तो हैं ही, मेरा भाई, मेरी बहन, मम्मी पापा, मदर इन लॉ, सबका बहुत बहुत बड़ा रोल है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद इतना आसान नहीं होता मेरे लिए। आप कहाँ थे उस दिन जब रिजल्ट आया? जी? मैं मेरे घर पे ही थी एक्चुअली। मेरा भाई है, वो पोस्टेड है जोधपुर में। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा लकी चार्म है। वो जब रिजल्ट देखता है तो मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो 2 दिन पहले यही था, उसने कहा कि मुझे यहाँ रहने दो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं खुशियों में शरीक हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तू जा, तू वहां से रिजल्ट देखेगा, मुझे पता है अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसी ने रिजल्ट फोन पे बताया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो दीदी। तो मुझे लगा कि यार 200 के अंदर अंदर रैंक आनी चाहिए। उसने कहा 212 ही है। तो फिर बस मैं और हस्बैंड थे। बेटा सो रहा था, वो भी अचानक से उठ गया। भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे हाई कोर्ट में है, जुडिशियरी असिस्टेंट। अच्छा, जोधपुर पोस्टेड है? जोधपुर पोस्टेड है। फिर आपने घर वालों को उठाया? घर वाले सो गए होंगे तब तक? हाँ। या जाग रहे थे? नहीं, मम्मी पापा तो जाग रहे थे, बाकी सब सो गए थे। बाकी उठ गए सब हमारे चिल्लाने की आवाज से।
तो आप कुल मिला के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार मेरा हो जाएगा। हाँ। अच्छा ज्योति, आपने जिस परिस्थितियों का सामना किया है और अपना सिलेक्शन करवाया है, मैं चाहता हूं कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप एक मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है तो आप उससे भटकिए मत। हो सकता है सफलता थोड़ी सी देरी से मिले, समस्याएं सबके जीवन में आती है। कोई भी जो तैयारी कर रहा है उसको यूं चुटकी बजाते ही सफलता नहीं मिलती। छोटे से छोटा एग्जाम भी आपकी कुर्बानी मांगता है, ये तो एक बड़ा एग्जाम है। अगर आपने आरएएस को टारगेट किया है तो आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। लिव इट लाइक योर लव। आप उसको अपने प्यार की तरह देखो और उसको पाने की कोशिश करो। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी बातें की। मुझे लगता है कि आपके जो भी आज का जो इंटरव्यू देखेंगे उनको बड़ा फायदा मिलेगा, वो लाभान्वित होंगे। आप हमारे यहाँ पधारिए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।